दोस्तों, अध्यापक ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज का चैप्टर है ध्वनि। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ध्वनि होती क्या है। ध्वनि क्या है? ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस, द्रव या गैस से होकर संचारित होती है, जिसे हम अपने कानों से सुन सकते हैं। वो ध्वनि होती है। ठीक है, तो अब जो है, अब क्या करेंगे, हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे और बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछ के आप लोगों को आंसर देने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ए अनुप्रस्थ, बी अनुदैर्घ्य, सी अनुगामी, डी विद्युत चुम्बकीय। ऑप्शन बी अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य बिल्कुल सही है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। क्वेश्चन नंबर दो है, निम्न में से कौन सा वचन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। ए, इनको ध्रुवित किया जा सकता है। बी, ये निर्वात में चल सकती हैं। सी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन सी 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अब श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। ए 20 हर्ट्ज से कम, बी 20 हर्ट्ज से अधिक, सी 20,000 हर्ट्ज से अधिक, डी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज हर्ट्ज से तक कम। बिल्कुल सही है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, पराश्रव्य तरंगे से ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति ए 20 हर्ट्ज और 1,000 हर्ट्ज के बीच है। बी 1,000 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच है। सी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक है। डी 20 हर्ट्ज से कम है। ऑप्शन सी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक है। बिल्कुल सही आंसर है, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक है। नंबर 5, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा ए सुनी जा सकती हैं, बी नहीं सुनी जा सकती हैं, सी कभी कभी सुनी जा सकती हैं, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी नहीं सुनी जा सकती हैं। पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है, मतलब मनुष्य के कान इतने सक्षम नहीं है कि पराश्रव्य तरंगों को सुन सकें। अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। ए न्यूटन ने, बी गाल्टन ने, सी हर्ट्ज ने, डी फैराडे ने। ऑप्शन बी गलत में। ऑप्शन बी गाल्टन ने बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, शिकार परिभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। ए ध्वनि का आवर्तन, बी विस्पंदनों का बनना, सी ध्वनि का प्रकीर्णन, डी ध्वनि का निर्धारण। ऑप्शन डी प्रतिध्वनि का निर्धारण। बिल्कुल सही है, प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ए अल्ट्रासोनिक तरंग, बी रेडियो तरंग, सी इंफ्रारेड तरंग, डी सबसोनिक तरंग। ऑप्शन ए अल्ट्रासोनिक तरंग। बिल्कुल सही आंसर है, अल्ट्रासोनिक द्वारा हम लोग कीड़ों को हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर ले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, ध्वनि का तात्व किस पर निर्भर करता है। ए आवृत्ति, बी तीव्रता, सी वेग, डी आयाम। ऑप्शन ए आवृत्ति। ऑप्शन ए आवृत्ति बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है। ए पराश्रव्य तरंगे, बी ऑक्सैलिक अम्ल, सी अपसरम तरंग, डी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए पराशर तरंग। ऑप्शन ए पराश्रव्य तरंग बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है। ए अल्ट्रासाउंड, बी इंफ्रासोनिक, सी हाइपरसोनिक, डी आप श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। ऑप्शन डी सब ऑडिबल ध्वनि। बिल्कुल सही है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की जो ध्वनि होती है वो श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि होती है। इनको हम सुन सकते हैं, इसीलिए इनको श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि बोलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, तरंग का वेग v, आवृत्ति n तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा में संबंध दिया दिया जाता है। तो पहला विकल्प है आपके पास में, b इक्वल टू एन लैम्डा, b इक्वल टू लैम्डा अपॉन एन, सी ऑप्शन है आपका v इक्वल टू एन माइनस लैम्डा, डी ऑप्शन है आपका v इक्वल टू एन प्लस लैम्डा। ऑप्शन ए वी इक्वल टू एन एन लैम्डा। बिल्कुल सही है, जो तरंग का वेग होता है वो क्या होता है, एन v इक्वल टू एन लैम्डा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। ए वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, बी चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण, सी ध्वनि तरंगों की तीव्रता कम होने के कारण, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए वायुमंडल में अनुपस्थिति के कारण। बिल्कुल सही आंसर है, चंद्रमा की धरातल से दूर विस्फोट इसलिए नहीं सुनाई पड़ता क्योंकि इसमें वायुमंडल की अनुपस्थिति है, इसलिए। अगला क्वेश्चन है 14, चमगादड़ अंधेरों में उड़ सकती है क्योंकि ए अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता है, बी उसकी आंखें का प्यूपिल बहुत बड़ा होता है, सी बे अति तीव्र ध्वनि
पैदा करती हैं तथा उनका नियंत्रण करती हैं। डी, कोई भी चिड़िया ऐसा कर सकती है। ऑप्शन सी पे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करती हैं। बिल्कुल सही आंसर है। ये लोग चमगादड़ जो हैं, ये बहुत ही ज़्यादा तीव्र ध्वनि पैदा करते हैं, तरंगे पैदा करते हैं और उसी से उनका नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15वां। 15वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि कथन है आपका, इसमें कथन दिया हुआ है। ए, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है। कारण, चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती हैं। अब इसको आपको बताना है। ऑप्शन ए है, ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए एवं आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 में जाते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। ए, 664 मीटर प्रति सेकंड। बी, 332 मीटर प्रति सेकंड। सी, 166 मीटर प्रति सेकंड। डी, 100 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन बी 332 मीटर प्रति सेकंड। बिल्कुल सही है। अगर वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड कर दी जाए और दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल जो होगी 332 मीटर प्रति सेकंड होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 17वां है। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। ए, स्टील में। बी, वायु में। सी, निर्वात में। डी, जूल में। ऑप्शन ए स्टील में। स्टील है, बिल्कुल सही बात है। स्टील में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। आपने देखा होगा ना, स्टील बजाओ तो सबसे ज्यादा स्टील आवाज करती है। क्यों करती है? इसीलिए करती है। अगला अगला क्वेश्चन नंबर 18वां है। बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। इसका कारण है। ए, बादल ध्वनि तरंगों को रोक देते हैं। बी, गर्जन बाद में उत्पन्न होती है। सी, प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि नहीं। डी, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है। ऑप्शन डी प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है। बिल्कुल सही आंसर है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत ज्यादा होती है। इसी के कारण जो है बादलों में क्या होता है, बिजली पहले दिखाई पड़ जाती है और आवाज बाद में सुनाई पड़ती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। वायु में ध्वनि का वेग है लगभग ए 330 मीटर प्रति सेकेंड। बी, 220 मीटर प्रति सेकेंड। सी, 110 मीटर प्रति सेकेंड। डी, 232 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन ए 330 मीटर प्रति सेकंड। बिल्कुल सही आंसर है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग 330 मीटर प्रति सेकेंड है। अगला क्वेश्चन 20। किस माध्यम से ध्वनि सबसे तेज चलती है? ए, ठोस। बी, द्रव। सी, गैस। डी, वायु। ऑप्शन ए ठोस। बिल्कुल सही आंसर है। ठोस के माध्यम में ध्वनि सबसे तेज होती है। अगला क्वेश्चन 21 है। ध्वनि का वेग भिन्न-भिन्न माध्यमों में ए समान होता है, बी भिन्न-भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है, सी भिन्न-भिन्न होता है और द्रव में सबसे कम होता है, डी भिन्न-भिन्न होता है और गैस में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन बी भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 22। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? ए, हवा। बी, ग्रेनाइट। सी, पानी। डी, लोहा। ऑप्शन डी लोहा। बिल्कुल सही आंसर है। लोहा में 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। अगला क्वेश्चन 23। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ए, तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। बी, वायु के ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। सी, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। डी, आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन में वायु की ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन सी आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग ए, तापमान के बढ़ने से घटता है। ऑप्शन बी, तापमान के घटने से बढ़ता है। ऑप्शन सी, तापमान पर आश्रित नहीं रहता है। ऑप्शन डी, तापमान के घटने से घटता है। ऑप्शन डी तापमान की घटने से घटता है। बिल्कुल सही आंसर है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है जिसमें कथन है। ठीक है, और कथन ए जो है वो ये है। रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। इसका कारण क्या है? प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है। अब ऑप्शन बता रहे हैं, अब बताना है आपको। ऑप्शन ए है, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन ए
ऑप्शन ए और तथा आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या है। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। ऑप्शन ए ध्वनि की चाल से, ऑप्शन बी ध्वनि की चाल से कम चाल से, ऑप्शन सी ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, ऑप्शन डी प्रकाश की चाल से। ऑप्शन सी ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। बिल्कुल सही है। पराध्वनिक विमान ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ा करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 इस प्रकार है, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं। ऑप्शन ए स्थायित्व संख्या, ऑप्शन बी लैप्सॉक्स लैप्लास संख्या, ऑप्शन सी ऑक्टेन संख्या, ऑप्शन बी मैक संख्या। ऑप्शन डी मैक संख्या। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। ऑप्शन ए ध्वनि के, ऑप्शन बी जलयान के, ऑप्शन सी वायुयान के, ऑप्शन डी अंतरिक्षयान के। ऑप्शन सी वायुयान के। ऑप्शन सी वायुयान के बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 29, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ए फॉन में, बी डेसी में, सी डेसिबल में, डी डेसिमल में। ऑप्शन सी डेसिबल में। बिल्कुल सही है। ध्वनि या जो ध्वनि प्रदूषण है उसको डेसिबल में हम लोग मापते हैं। अगला क्वेश्चन है 30, साधारण बातचीत से ध्वनि की तीव्रता होती है। ऑप्शन वन 20 से 30 डेसिबल, ऑप्शन बी 30 से 40 डेसिबल, ऑप्शन सी 50 से 60 डेसिबल, ऑप्शन डी 90 से 100 डेसिबल। ऑप्शन बी 30 से 40 डेसिबल। बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी 30 से 40 डेसिबल होती है। क्वेश्चन नंबर 31, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है? ए तारत्व, बी प्रावस्था, सी गुणता, डी प्रबलता। ऑप्शन ए तारत्व। बिल्कुल सही है। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि की और नर ध्वनि की भिन्न करती है इसको तारत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? ए तीव्रता, बी तारत्व, डी गुणता, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी तारत्व। बिल्कुल सही है। बिल्कुल 31 की तरह है। इसी यही हमें अलग करता है कि आवाज मोटी होगी या पतली होगी। इसको तारत्य बोलते हैं। इंग्लिश में पिच बोला जाता है। जैसे लोग कई बार बोल देते हैं कि उसकी पिच बहुत ही मोटी है या उसकी पिच बहुत ही पतली है, इस तरीके से। ठीक है, इसको मोटी को ग्रेप बोलते हैं और पतली को श्रिल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है। तीक्ष्ण मतलब पतली होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज का ए आयाम कम होता है, बी आयाम अधिक होता है, सी तारत्व कम होता है, डी तारत्व अधिक होता है। ऑप्शन डी तारत्व अधिक होता है। बिल्कुल सही ऑप्शन है, तारत्व अधिक होता है। इसके कारण जो है महिलाओं की आवाज पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, और एक युवक पुरुष की आवाज की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज अधिक प्रिय क्यों लगती है? ए बच्चे की आवाज का तारतम्य पुरुष की आवाज के तारतम्य की तुलना में कम होता है। बच्चे की आवाज का तारतम्य पुरुष की आवाज के तारतम्य की तुलना में अधिक होता है। बच्चे में अधिक ताकत होती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी बच्चे की आवाज का तारतम्य पुरुष की आवाज की तरफ से तुलना में अधिक अधिक होता होता है। है, इसी वजह से जो है बच्चे की आवाज अब लोगों को प्रिय लगती है। और सबसे अधिक तारत की बात करें तो स्त्रियों की जो आवाज होती है उसमें तारत सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 में है, स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज ए की आवृत्ति अधिक होती है, बी की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, सी का आयाम अधिक होता है, डी का वेग अधिक होता है। ऑप्शन ए की आवृत्ति अधिक होती है। बिल्कुल सही आंसर है। इनकी आवृत्ति अधिक होती है, इसीलिए इनकी आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, सरल होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित के अंतर का कारण किया जा सकता है? ए तारत्व, प्रबलता और गुणता, ऑप्शन बी केवल तारत्व और प्रबलता, ऑप्शन सी केवल ध्वनि प्रबलता, ऑप्शन डी केवल ध्वनि गुणता। ऑप्शन डी केवल ध्वनि गुणता। बिल्कुल सही है। केवल ध्वनि गुणता जो है उससे भेद में अंतर के कारण किया जा सकता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? ए ध्रुवण, बी विवर्तन, सी परावर्तन, डी अपवर्तन। ऑप्शन ए ध्रुवण। ध्रुवण बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 कहता है आपका, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा है जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। ऑप्शन ए 50 डेसिबल, ऑप्शन बी 70 डेसिबल, ऑप्शन सी 85 डेसिबल, ऑप्शन डी 95 डेसिबल। ऑप्शन डी
95 डेसिबल। बिल्कुल सही आंसर है। 95 डेसिबल ध्वनि तीव्रता की डेसिबल है वह अधिकतम सीमा है जिसकी ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 39 निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? ए मोटर गाड़ी, बी रेलवे इंजन, सी पॉप म्यूजिक, डी हवाई जहाज में उड़ान भरना। ऑप्शन डी हवाई जहाज की उड़ान भरना। बिल्कुल सही आंसर है। जब हवाई जहाज उड़ान भरता है तो बहुत तेज आवाज करता है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। जो चीज जितनी ज्यादा आवाज करती है वो उतनी ज्यादा ध्वनि प्रदूषित करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है जबकि दूर आने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। घटना उदाहरण है ए रमन प्रभाव का, ऑप्शन बी जूल थॉमसन प्रभाव का, ऑप्शन सी क्रॉम्पटन प्रभाव का, ऑप्शन डी डॉपलर प्रभाव का। ऑप्शन डी डॉपलर प्रभाव का। बिल्कुल सही है। ये जो घटना है ये डॉपलर प्रभाव का एक उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्वेश्चन कहता है एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन ए उत्पादित आवृत्ति ध्वनि आवृत्ति से अधिक होती है, ऑप्शन बी रात्रि में तापमान बहुत कम और दिन में अत्यधिक होता है, ऑप्शन सी ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है, ऑप्शन डी चंद्रमा की सतह पर कई क्रेटर है। ऑप्शन सी ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। बिल्कुल सही है। वहाँ पे कोई वायु नहीं होती, कैसा भी कोई वायुमंडल नहीं है, कैसी भी हवा नहीं होती है, इसीलिए वो ध्वनि जो है प्रसारित प्रचारित नहीं हो पाती है, कोई माध्यम नहीं है। इसी वजह से अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है, क्योंकि उसको प्रसारित करने के लिए हमें किसी प्रकार का वायुमंडल, हवा वगैरह चाहिए होती है। अगर कुछ भी नहीं है तो जो है वो आवाज एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं जा पाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ए विवर्तन, बी परावर्तन, सी ध्रुवण, डी अपवर्तन। ऑप्शन सी ध्रुवण। बिल्कुल सही आंसर है। जो ध्रुवण है वो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि ए उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी, बी ध्वनि पूर्णतः ध्वनि की बढ़ जाती है, सी ध्वनि स्वर का उतार चढ़ाव बढ़ जाता है, डी इस कार्यवाही का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन है उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में ही इंगित होती है। बिल्कुल सही बात है। जब भी लोग चिल्लाते हैं, दूर तक कोई आदमी खड़ा होता है, बुलाते हैं, तो क्या करते हैं, हथेली लगा लेते हैं मुँह की तरफ, जिससे क्या होता है कि आवाज़ बिल्कुल सीधी जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? ए प्रकाश की गति, बी ऊष्मा की तीव्रता, ऑप्शन सी ध्वनि की तीव्रता, ऑप्शन डी रेडियो तरंगों की बारंबारता। ऑप्शन सी। ध्वनि की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन सी सही है, ध्वनि की तीव्रता। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है। प्रतिध्वनि का कारण है ए ध्वनि का परावर्तन, बी ध्वनि का अपवर्तन, सी ध्वनि का अवशोषण, डी ध्वनि की चाल। ऑप्शन ए ध्वनि की परावर्तन। बिल्कुल बात सही बात है। ध्वनि का जो परावर्तन है वो प्रतिध्वनि का कारण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। ए 10 मीटर, बी 17 मीटर, सी 24 मीटर, डी 30 मीटर। ऑप्शन बी 17 मीटर। ऑप्शन बी 17 मीटर बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है। रडार का रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। ए रेडियो तरंगों का अपवर्तन, बी रेडियो तरंगों का परावर्तन, सी डॉपलर प्रभाव, डी रमण प्रभाव। ऑप्शन बी रेडियो तरंगों का परावर्तन। बिल्कुल सही आंसर है। रेडियो तरंगों का परावर्तन है। अगला क्वेश्चन 48। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? ए 1/10 सेकंड के बराबर, बी 1/10 सेकंड से कम, सी 1/10 सेकंड से अधिक, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी 1/10 सेकंड से अधिक। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 49। अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? ए ऑडिटोरियम की सुंदरता बनाना, बी निर्माण की लागत को कम करना, सी ऑडिटोरियम की आग से सुरक्षा करना, डी ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। ऑप्शन डी ध्वनि की अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। बिल्कुल सही है। जब बड़े-बड़े आपने देखा होगा, जब बड़े-बड़े हॉल होते हैं तो क्या होता है, अगर आप उसमें बोलो तो वो गूंजते रहते हैं बहुत ज़्यादा। अगर ऐसा होगा तो उसमें बहुत शोर हो जाएगा, छोटी-सी चीज़ों को बहुत ज़्यादा शोर हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, हम बड़े ऑडिटोरियम को हम लोग क्या करते हैं, उनको किसी भी रेशेदार से ढक के रखते हैं। कोई किसी भी बड़े हॉल हमेशा कोई भी बड़ा हॉल हमेशा बहुत ज़्यादा गूंजता है, इसीलिए इनको ढक के रखा जाता है। चारों दीवारें, फर्श और छत, चारों चीज़ें।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? ऑप्शन ए 1/5 सेकंड, ऑप्शन बी 1/10 सेकंड, ऑप्शन सी 1/20 सेकंड, ऑप्शन डी 1/2 सेकंड। ऑप्शन डी 1/10 सेकंड। ऑप्शन बी 1/10 सेकंड बिल्कुल सही जवाब है। ध्वनि का प्रभाव मानव कान में 1/10 सेकंड तक रहता है, उसके बाद नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 51। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ए अपवर्तन, बी विवर्तन, सी परावर्तन, डी इनमें से कोई ऑप्शन नहीं। सी परावर्तन। बिल्कुल सही सही आंसर है। परावर्तन जो है वो ध्वनि तरंगे इसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? ए 224 फीट, बी 56 फीट, सी 28 फीट, डी 100 फीट। ऑप्शन बी 56 फीट। बिल्कुल सही आंसर है 56 फीट। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए 56 फीट दूर खड़े रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। स्टेथोस्कोप ध्वनि से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी विवर्तन, डी ध्रुवण। ऑप्शन ए परावर्तन। बिल्कुल सही आंसर है। स्टेथोस्कोप स्कोप ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन प्रतिध्वनि तरंगों के खाली स्थान के कारण उत्पन्न होती हैं। ए अपवर्तन, ऑप्शन बी अवशोषण, ऑप्शन सी परावर्तन, ऑप्शन डी आवर्तन। ऑप्शन सी परावर्तन। बिल्कुल सही है। प्रतिध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। ए अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, बी डॉक्टरों द्वारा, सी इंजीनियरों द्वारा, डी नौ संचालकों द्वारा। ऑप्शन डी 9 संचालकों द्वारा। बिल्कुल सही आंसर है। जो सोनार होता है वो नौ संचालकों द्वारा अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। अनुसरण काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया किसने किया? ए डॉपलर ने, बी न्यूटन ने, सी सेबिन ने, डी लाप्लास ने। ऑप्शन सी सेविन ने। बिल्कुल सही है, सेबिन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 57। गूंजहीन हॉल का अनुरणन काल होता है। ए 0 सेकेंड, बी 0.8 सेकेंड, सी 1.8 सेकेंड, डी 8 सेकेंड। ऑप्शन ए 0 सेकंड। बिल्कुल सही आंसर है। गूंजहीन हाल का जो अनुरणन होता है वो 0 सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 58। जल सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि ए दाब बढ़ने से पुल टूटने का खतरा रहता है, बी पैरों में उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, सी डॉपलर प्रभाव के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी पैरों में से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारणों पुल पुल टूटने का खतरा रहता है। बिल्कुल सही बात है। जब सेना पुल में जाती है तो उनको पहले वैसे लोग क्या करते हैं, सेना कदम से कदम मिला के चलती है, लेकिन जब पुल पे जाती है तो उनको आदेश दिया जाता है कि कदम से कदम मिला के ना चलें, क्योंकि कदम से कदम मिला के अगर चलेंगे तो उससे अनुनाद अनुनाद उत्पन्न होगा, अनुनाद से पुल टूटने का खतरा बना रहेगा, कभी भी पुल टूट सकता है। अगला क्वेश्चन 59। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं। ये संभव है? ए अनुनाद के कारण, बी विस्पंदन के कारण, सी व्यक्तिकरण के कारण, सी विवर्तन के कारण। ऑप्शन ए अनुनाद के कारण। बिल्कुल सही है, अनुनाद के कारण। अगला क्वेश्चन है। कहा जाता है जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी हो तो वह ध्वनि के किस गुण के कारण होगा? ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी अनुनाद, डी व्यतिकरण ऑप्शन व्यतिकरण। सी अनुनाद। अनुनाद के कारण बिल्कुल सही बात है। अनुनाद के कारण क्या होता है? अनुनाद के कारण अगर किसी जब अनुनाद होता है तो कोई कुछ भी टूट सकता है, चाहे वो खिड़की का दरवाजा हो, शीशा हो या पुल तक हो। ठीक है, अनुनाद के कारण पुल तक टूट सकते हैं अगर अनुनाद अनुनाद एक स्थिति से ज्यादा हो जाए तो। अगला क्वेश्चन नंबर 61 है। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विरोध प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण है ए विवर्तन, बी व्यतिकरण, सी अनुनाद, डी परावर्तन। ऑप्शन सी अनुनाद। अनुनाद बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 62। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। ए परावर्तन, बी अनुनाद, सी व्यतिकरण, डी अपवर्तन। ऑप्शन बी अनुनाद। बिल्कुल सही है, अनुनाद है। रेडियो का समस्वरण स्टेशन अनुनाद का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इसकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है। इसका कारण है ए परावर्तन, बी व्यतिकरण, सी अपवर्तन, डी अनुनाद। ऑप्शन बी प्रतिकरण। बिल्कुल सही, इसका आंसर है व्यतिकरण। अगला क्वेश्चन नंबर 64। समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाजों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरव क्षेत्र मतलब साइलेंस जोन में पहुंच जाते हैं, जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। यह नीरव क्षेत्र ध्वनि
तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होते हैं? ए परावर्तन, बी व्यतिकरण, सी अपवर्तन, डी अनुनाद। ऑप्शन बी व्यतिकरण। बिल्कुल सही आंसर है इसका आंसर व्यतिकरण, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन 65 में चलते हैं। जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्ति को देखते हैं तो नहीं, परंतु उनकी आवाज अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण है क्या है? ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी व्यतिकरण, डी विवर्तन। ऑप्शन डी विवर्तन। बिल्कुल सही है, इसका कारण जो है ध्वनि का विवर्तन है। अगला क्वेश्चन 66। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं? ए रमण प्रभाव, बी डॉपलर प्रभाव, सी क्रॉम्पटन प्रभाव, सी डी प्रकाश विद्युत प्रभाव। ऑप्शन बी डॉपलर प्रभाव। बिल्कुल सही है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को हम लोग डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है ए ध्वनि से, बी जनसंख्या से, सी मनोविज्ञान से, डी मुद्रा प्रचलन से। ऑप्शन ए ध्वनि से। बिल्कुल सही है, डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 68। पास आती हुई ट्रेन की सीटी की आवृत्ति को तीक्ष्ण बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? बिग बैंग के सिद्धांत के कारण, बी डॉपलर प्रभाव के कारण, सी चार्ल्स नियम के कारण, डी आर्कमिडीज के सिद्धांत के नियम के कारण। ऑप्शन बी डॉपलर प्रभाव के कारण। बिल्कुल सही बात है। इससे जो भी चीज ध्वनि से चीजें जो भी हो रही हैं, ध्वनि में ज्यादातर जो है डॉपलर प्रभाव ही काम करता है। डॉपलर ने बहुत सारे नियम दिए हुए हैं, तो ये सारी चीजें डॉपलर प्रभाव में ही आती हैं, ध्वनि से संबंधित ज्यादातर चीजें। तो ये भी चीज आपको याद रखना है कि ध्वनि की बात होगी तो डॉपलर सबसे आगे रहेंगे। अगला क्वेश्चन 69 है। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में ए शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है, बी शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, सी शुष्क वायु की तुलना में दाब अधिक होता है, डी शुष्क वायु की तुलना में दाब कम होता है। ऑप्शन बी शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। बिल्कुल सही है, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 70। और 70 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ध्वनि का वेग ए माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन बी गैसों के अधिकतम और द्रवों के न्यूनतम होता है। ऑप्शन सी ठोसों में अधिकतम और द्रवों में न्यूनतम होता है। ऑप्शन डी ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता ऑप्शन है। डी दोषों में अधिकतम था गैसों में न्यूनतम होता है। बिल्कुल सही आंसर है। जो ध्वनि का जो वेग है वो ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ए गैसों के ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे प्रासर्ब तरंगे कहलाती हैं। ऑप्शन सी उच्चतर आयामों वाली तरंगे ध्वनि तरंगे अपेक्षाकृत प्रबल होती हैं। डी उच्च श्रव्य ध्वनियों वाली ध्वनि तरंगे तीक्ष्ण होती हैं। ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगें प्रासर्ब तरंगे कहलाती हैं। बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्ट उपकरण में किया जाता है? ए रेडियो तरंग, बी सूक्ष्म तरंग, सी अवरत तरंग, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी अवरक्त तरंग। बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन 73 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में, बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में, सी जल में, डी लकड़ी में। ऑप्शन डी लकड़ी में। बिल्कुल सही है, सबसे अधिक होती है ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है लकड़ी में। अगला क्वेश्चन नंबर 74। एक जेट वायुयान मैक में वेग में हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी है? ए 166 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 66.4 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 332 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 664 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन डी 664 मीटर प्रति सेकंड। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 75। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? ए हवा, बी ग्रेनाइट, सी पानी, डी लोहा। ऑप्शन डी लोहा। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 76। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। ए सोनोग्राफी, बी ईसीजी, सी ईईजी, डी एक्सरे। ऑप्शन ए सोनोग्राफी। बिल्कुल सही है, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है जिसको सोनोग्राफी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? ऑप्शन ए प्रकाश, बी ऊष्मा, सी ध्वनि, डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ऑप्शन सी सी ध्वनि। बिल्कुल सही है, जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन 78। यदि बी ए बी डब्ल्यू तथा बी एस क्रमशः वायु, जल एवं इस्पात की ध्वनि का वेग हो तो ए बी जो है बी ए छोटा होगा बी डब्ल्यू से, छोटा होगा बी एस से,
या बी ए छोटा है बी डब्ल्यू से और ये छोटा है बी ए से। सी बी डब्ल्यू छोटा है बी एस से, छोटा है बी ए से। या ऑप्शन डी बी एस छोटा है बी ए से, छोटा है बी डब्ल्यू से। ऑप्शन ए, बी ए सबसे छोटा होगा, बी डब्ल्यू उससे बड़ा होगा और बी एस सबसे बड़ा होगा। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 79। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। ए ठोस माध्यम में, बी द्रव माध्यम में, सी गैसीय माध्यम में, डी निर्वात में। ऑप्शन डी, निर्वात में। बिल्कुल सही आंसर है। निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। अगला क्वेश्चन है वह उपकरण। अगला क्वेश्चन 80 है। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों को पहचान तथा रेडियो लेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए रडार, ऑप्शन बी सोनार, सी पुकर, डी उपयुक्त में कोई नहीं। ऑप्शन बी, सोनार। बिल्कुल सही है, आप पहले ही बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है पराध्वनिक विमान खाली स्थानक नामक एक प्रकार की तरंग पैदा करते हैं। ए संक्रमण तरंग, बी पराश्रव्य तरंग, सी अनुप्रस्थ तरंग, डी ध्वनि बूम। ऑप्शन बी, पराशब्द तरंग। बिल्कुल सही है, पराध्वनिक विमान जो है वो पराश्रव्य तरंग पैदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। इको साउंडिंग प्रयोग होता है। ऑप्शन ए ध्वनि में कंपन उत्पन्न करने के लिए, ऑप्शन बी ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी समुद्री गहराई मापने के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी, समुद्र की गहराई मापने के लिए। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 83। एकॉस्टिक विज्ञान है। ए विज्ञान से संबंधित, बी ध्वनि से संबंधित, सी जलवायु से संबंधित, डी धातु से संबंधित। ऑप्शन बी, ध्वनि से संबंधित। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है। ए 90 डेसिबल, बी 60 डेसिबल, सी 120 डेसिबल, डी 100 डेसिबल। ऑप्शन बी, 60 डेसिबल। बिल्कुल सही है। मनुष्य के लिए जो मानक ध्वनि स्तर है वो 60 डेसिबल है। उससे ज्यादा नुकसान कर सकती है उनको और उससे कम हो सकता है ना सुनाई पड़े। अगला क्वेश्चन है जो स्टैंडर्ड ध्वनि होती है वो 60 डेसिबल होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 85 है। निगम्य वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं। ए रडार, बी सोनार, सी क्वासर, डी स्पिनडक। ऑप्शन बी, सोनार। बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन 86। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिसके कि ए ऑप्शन ए डर को दूर कर सके, ऑप्शन बी दोनों कानों में कर्ण पटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए, ऑप्शन सी अधिक ध्वनि प्राप्त कर सके, ऑप्शन डी मुंह में वायु बाहर निकालने के लिए। ऑप्शन बी, दोनों कानों के कड़ पर वायु के दाब को कम करने के लिए। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 87। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? ए तरंग दैर्घ्य, बी विस्तार, सी आवृत्ति, डी तीव्रता। ऑप्शन सी, आवृत्ति। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 88। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। ए महो, बी हेनरी, सी लक्स, डी डेसिबल। ऑप्शन डी, डेसिबल। बिल्कुल सही है। और इसी प्रकार हमने इसके सारे क्वेश्चन ध्वनि चैप्टर के सारे क्वेश्चन बहुविकल्पी पढ़ लिए हैं। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो इससे बाहर कंपटीशन में कुछ भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, और बाकी के चैप्टर्स आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमसे जुड़े रहें विज्ञान के और भी चैप्टर्स को पढ़ने के लिए। धन्यवाद।